जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक, तो इस संदर्भ में आपको बता दें कि कल से ही इस सीरीज की शुरुआत हुई है। ठीक है ना, कल से इस सीरीज की शुरुआत हुई है आधुनिक भारतीय इतिहास की। ठीक, तो इतना क्लियर है। और कल हम लोगों ने बात किया था जो औरंगजेब के बाद जो शासक थे, ठीक, जहाँ से मुग़ल काल का पतन शुरू होता है, उन शासकों के बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में चर्चा की थी। तो आज हम बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की। ठीक, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो इस संदर्भ में हमारा पहला पॉइंट है कि 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक, तो भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर वास्को डी गामा का नाम आता है। और ये कालीकट कब पहुँचा था? 1498 ईस्वी में कालीकट पहुँचा था। ठीक, पहले क्या पढ़ने में कहीं पढ़ने में आता था कि भारत की खोज किसने की। देखिए, भारत कोई वस्तु थोड़ी ना है कि उसकी खोज की जाए, उसके रास्ते की खोज की थी ना। तो ये है, भारत की खोज कोई ऐसा है नहीं, भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। ठीक, तो इतनी बात हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं। तो 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। ठीक, पुर्तगाली पहले आए थे और पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। तो ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिए। इसके बाद दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच। ठीक, तो भारत में डच लोग आए और पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी मतलब एक फैक्ट्री होती थी, व्यापार करने आते थे, व्यापारी कोठी, इनको फैक्ट्री कहते हैं। 1605 में मसूलीपट्टम में स्थापित की थी। तो डचों ने कहाँ पे की? मसूलीपट्टम में की थी। और डचों ने दूसरी व्यापारी कोठी की बात करें तो ये पुलिकट में स्थापित की थी। उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के, जिसे पैगोडा ठीक कहा जाता था, तो स्वर्ण सिक्के को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। अब यहाँ पर एक क्रम है, इसको आप जान लीजिए। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1498 में, इसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। तो ये आप याद कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी किस वर्ष आई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो हुआ था 1759 को अंग्रेज़ों एवं डचों के मध्य युद्ध हुआ था। देखिए, बेदरा में युद्ध हुआ था अंग्रेज और डचों के मध्य, तो वही डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन था। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला जो गवर्नर थॉमस स्मिथ था। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि मुग़ल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में किसके दरबार में गया था? जहांगीर के दरबार में आया था। और भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ जो था वो रेड ड्रैगन था। ठीक, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ कौन था? रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। ठीक, और इसके बाद क्या था कि जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी किया और उसमें क्या था कि अंग्रेज़ों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ
के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी गई। एक नोट करके कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं क्या है उनमें। ठीक, तो पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित की। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था। 1615 में सम्राट जेम्स फर्स्ट ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम वही शाहजहां से अंग्रेज़ों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहरा गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज़ सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। इसके बाद 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का क्या हुआ, विवाह हो गया और इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान कर दिया। देख रहे हैं कितनी रईसियत थी, व्यापार करने आए थे और कब्जा जमाने के चक्कर में थे और राज किया भी। इसके बाद जब मुंबई भाई दहेज में दे दिया और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 100 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 में अंग्रेज़ों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। गेरोल्ड ऑन्गियर सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। किसने की बम्बई शहर की स्थापना? गेरोल्ड ऑन्गियर ने की। इसके बाद बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी और इस अनुमति को निशान कहते हैं। 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, एक सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। किसके द्वारा? फ्रैंको कैरो के द्वारा। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंक्विस मार्टिन ने वॉलीकोंडापुर में सूबेदार शेर खां लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। अगले पॉइंट की बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई एक एला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें तो दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ और इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। तो डुप्ले रिलेटेड टू फ्रांसीसी गवर्नर, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। ठीक, और ये युद्ध विराम कैसा हुआ? पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 के साथ युद्ध विराम हो गया। इतना ही नहीं, अभी आगे भी एक और युद्ध हुआ, कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ, जो 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। तो इनमें आपको तीनों युद्ध याद करने हैं और वो कैसे समाप्त हुए, किस संधि के द्वारा समाप्त हुए, ये इनको आपको याद करना है। 1760 में अंग्रेजी सेना के ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वॉन्डीवॉस की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया और 1761 में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। ठीक, तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त हो गया। आपने देखा कि भारत में व्यापारिक
जो व्यापार करने आए थे, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, उसके संदर्भ में आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे और कुछ युद्धों को देखा और उनके बीच जो भी संधियाँ उनके बारे में देखा, ठीक, पढ़ा। तो इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक। बाकी वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।